जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th बितान बुक के पहले चैप्टर यानी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना और ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करें कि गानपन शब्द का अर्थ क्या होता है। गाने की एक अलग ही शैली है, एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही अंदाज है जो लता मंगेशकर जी के अंदर था। ठीक है ना। तो लेखक ने पाठ में लता मंगेशकर जी की जब विशेषता बताया तो उस समय उन्होंने गानपन शब्द का उल्लेख किया। ठीक है ना। तो पाठ के आधार पर आप बताइए कि अगर हमें अच्छा गानपन प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करने के लिए अर्थात अच्छा गानपन प्राप्त करने के लिए अर्थात गाने की इस स्टाइल को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि गानपन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभ्यास करने की आवश्यकता है। पहला, प्रतिदिन स्वर और ताल का अभ्यास करें। ठीक है। नियमित रियाज करें और गुरु का मार्गदर्शन लें। उसके बाद नियमित संगीत सुनें और उसको समझें अच्छे से। ठीक है। फिर प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमें संगीत के गुणों का ज्ञान भी होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर हम ये पर डे करते हैं तो हमें निश्चित है कि गाने का एक अलग ही अंदाज़ा हमको मिलेगा, एक अलग ही स्टाइल हमारे अंदर विकसित होगी। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलें अगले प्रश्न पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कहता है लेखक ने लता की गायकी यानी जो वो गाते हैं गाने का तरीका गायकी कहलाता है। ठीक है ना। तो लेखक ने लता के गाने के तरीके की किन विशेषताओं को उजागर किया है। ठीक है। और आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, अर्थात जब लता मंगेशकर गाती हैं तो उनके गाने में आपको क्या क्या विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो लिखेंगे लेखक ने लता की गायकी में गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार आदि विशेषताओं को उजागर किया है। अर्थात जब वो गाती हैं तो उनके एक एक स्वर बहुत साफ सुथरे निकलते हैं, साथ ही नादमय उच्चारण होता है यानी शब्दों के बीच का गैप मालूम नहीं पड़ता। नादमय उच्चारण का मतलब कि जब वो गाती हैं तो उनके शब्दों के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलता, ऐसा मिला मिला के गाती हैं, है ना। कहने का मतलब कि उनके गायकी में गानपन है, स्वरों की निर्मलता है, नादमय उच्चारण आदि विशेषताएं होती हैं और इन सब विशेषताओं को लेखक ने उजागर किया है। तो अगला प्रश्न कहता है आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं। तो लिखेंगे कि मुझे लता की गायकी में यानी मुझे लता जी की गायकी में सुरीलापन दिखता है, मधुर आवाज़ एवं सुरों की शुद्धता इत्यादि विशेषताएं नजर आती हैं। साथ ही हमसे उदाहरण भी पूछा गया है कि उदाहरण सहित बताइए। तो उदाहरण में हम लिख देंगे कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत जो है उनकी इन सभी विशेषताओं से युक्त है। क्योंकि जब ये गीत मंच पर गाया जाता है ना तो ज़्यादातर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भर जाती है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। अर्थात उन्होंने जो शोक वाले गाने गाए हैं, सैड गाए हैं, जो गाने सैड सॉन्ग जो उन्होंने गाए हैं उनके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। इसका मतलब कि जब वो सैड सॉन्ग गाई हैं तो ज़्यादा अच्छे से नहीं गाई हैं, जबकि श्रृंगार परक गाने गाने में वो बड़ी उत्कृष्टता से गाती हैं। अर्थात श्रृंगार परक मतलब रोमांटिक गाने। ठीक है। जो अच्छे गाने हैं जो आजकल ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो रोमांटिक गाने गाने में, श्रृंगार रस से युक्त गाने गाने में वो बड़ी उत्कटता से गाती हैं, अर्थात बहुत ही बेहतर तरीके से गाती हैं। इस कथन से क्या आप सहमत हैं। तो भाई हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम उनके चाहे कोई भी गाना सुन लें वो बहुत ही अच्छे होते हैं और दिल को पूरा छू जाते हैं। तो कहने का मतलब तो हम लिखेंगे कि भाई मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है ना। क्योंकि लता ने श्रृंगार परक गानों के साथ साथ करुण रस के गानों को भी बहुत ही कुशलता से गाया है। उनके द्वारा गाए गए कई करुण रस के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। जरूरी नहीं है कि केवल रोमांटिक गाने ही उनके पॉपुलर हुए हैं, सैड सॉन्ग भी उनके बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो ऐ मेरे वतन के लोगों एक ऐसा देशभक्ति गीत है जो आज भी लोगों को रुला देता है। ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। अर्थात विस्तीर्ण मतलब विस्तृत है, विस्तीर्ण मतलब विस्तृत है, अर्थात बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यानी ये संगीत का क्षेत्र जो है, ये संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है कहने का मतलब। ठीक है। और इस दुनिया में अब तक अलक्षित, अलक्षित मतलब अज्ञात,
ठीक है, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है, ऐसी अज्ञात, अननोन, ठीक है। और इस संगीत की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अज्ञात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असंशोधित हैं, जिनमें संशोधन नहीं किया गया है, सुधार नहीं किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदृष्टिपूर्व हैं, अर्थात जिनको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, अर्थात ये संगीत की दुनिया जो है अज्ञात चीज़ों से, असंशोधित चीज़ों से और अदृष्टिपूर्ण चीज़ों से, अर्थात जिनको हम पहले नहीं देखा है, इन सब चीज़ों से ये पूरा संगीत का प्रांत जो है भरा पड़ा है, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद भी इतने विशाल संगीत के क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, बड़े ही जोश से, अर्थात बड़े ही उत्साहपूर्वक इसमें नए नए खोज हो रहे हैं और नए नए उपयोग हो रहे हैं। और ये नए नए खोज और उपयोग कौन कर रहे हैं? चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। चित्रपट के लोग मतलब जो आधुनिक म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो इस समय म्यूजिक बना रहे हैं वो लोग, फिल्मी सॉन्ग बनाने वाले लोग, है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये कहता है कि इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अर्थात कि पूरे प्रश्न का मतलब अगर समझें तो पूरा प्रश्न हमारा ये कहता है, ये संगीत का क्षेत्र यानी म्यूजिक की दुनिया ही बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हमेशा अननोन चीज़ें रही हैं, बहुत सारी अज्ञात चीज़ें रही हैं, बहुत सारी असंशोधित चीज़ें रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। और इन सब से युक्त ये बहुत बड़ा प्रांत है, अर्थात विशाल एरिया है, ठीक है, बहुत विशाल दुनिया है संगीत की। तो कहते हैं कि भाई इसमें इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को इसके प्रति उत्साह रहा है और उत्साहपूर्वक वो नई नई चीज़ें खोजते रहे हैं। तो बताइए कि क्या इस तरह आज की यानी वर्तमान फिल्मी संगीतों में भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? जनरली हमें ये बताना है। तो चलिए लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वास्तव में संगीत का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। वर्तमान फिल्मी संगीत की बात करें तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें खोजी जा रही हैं जो पहले ज्ञात नहीं थीं। नए नए सुर, ताल, धुन इत्यादि की खोज हो रही हैं। साथ ही वर्तमान फिल्मी संगीतों में विदेशी संगीतों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इतना उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट करके उत्तर मैं बताया हूँ, जितना आप एग्जाम में लिखें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और नंबर भी पूरे मिल जाएँ, है ना। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अर्थात जब से ये चित्रपट संगीत का मतलब क्या है? फिल्मी सॉन्ग जो मूवी वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अर्थात फिल्मी गानों ने लोगों के कानों को बिगाड़ दिया, अर्थात उनके गाने सुनने के रवैये को बिगाड़ दिया, ठीक है। और अक्सर फिल्मी गानों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता रहा है। तो इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय, यानी कुमार गंधर्व यानी जो आपके लेखक जी हैं, उनकी राय और अपनी राय हमें लिखना है। तो भाई हम लिखेंगे कि भाई देखो, इस संबंध में कुमार गंधर्व जी चैप्टर में ही लिखे हुए हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं बल्कि उसमें सुधार किए हैं। क्या किए हैं? सुधार किए हैं। लेखक जी साफ साफ बोले हैं कि फिल्मी गानों ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े हैं बल्कि उनमें थोड़ा सा सुधार किया है फिल्मी गानों ने। कैसे? क्योंकि भाई फिल्मी गानों के कारण ही लोगों की संगीत में रुचि बढ़ी है, इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। और आजकल लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं अपितु शास्त्रीय संगीत की ओर भी आकर्षित होने लगे हैं, मेन फिल्मी गीतों की वजह से, ठीक है। और अब हमें पूछा गया है कि अपनी राय लिखें, तो अपनी राय में लिखेंगे कि मेरा भी यही मानना है कि चित्रपट संगीत ने भारतीय संगीत को काफ़ी विकसित किया है और इसलिए हमें चित्रपट संगीत के ऊपर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि इसने लोगों का कान बिगाड़ दिया, ठीक है। ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि शास्त्रीय एवं चित्रपट यानी फिल्मी गीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या है? यानी ये गीत हमारे किस महत्व के होते हैं, चाहे फिल्मी गीत हो चाहे शास्त्रीय गीत हो, इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, ठीक है। इस संबंध में कुमार गंधर्व जी की राय क्या है और अपनी राय बताइए, ठीक है। स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो हम लिखेंगे कि भाई शास्त्रीय गीत हो या फिर चित्रपट गीत हो, दोनों तरह के संगीत, दोनों का ही महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे श्रोताओं को अर्थात सुनने वाले लोगों को कितना आनंदित करते हैं, कितना उनको जो है सुख पहुंचाते हैं। यानी कि ये दोनों गीत इस चीज़ पर निर्भर करते हैं कि किस गीत को सुनने पर हमें ज़्यादा आनंद मिलता है, ठीक है दोस्तों। यानी गीत अगर हमारे अंदर आनंद उत्पन्न कर रहा है, हमारा दिल खुश हो रहा है गीत को सुनने से, तो वो हमारे महत्व के हैं। अन्यथा ऐसे गीत जिनमें कोई आनंद नहीं हो, हमारे किस महत्व के, ठीक है ना। तो लेखक का मानना था कि भाई संगीत का मूल्य उद्देश्य जो है वो श्रोताओं को आनंदित करना होता है, ठीक है। और हमारी राय पूछी गई है तो हम लोग लिखेंगे कि मेरा भी यही मानना है कि अगर संगीत में अगर आनंद नहीं है तो वह किसी महत्व का नहीं है, अर्थात संगीत में आनंद का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।